सुप्रभात बच्चों। कल की कक्षा में हमने कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर को शुरू किया था और उसका एक अंश हम पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बन जाए या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इस अंश में हमने पढ़ा था कि बात तो सीधी थी, यानी कि कथ्य और शिल्प का जो द्वंद्व है वो हमने इसमें पढ़ा था कि कुंवर नारायण जी हमें ये बात बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि बात सीधी थी लेकिन भाषा के चक्कर में पड़कर वह उलझ गई। उसके भाव जो उसका भाव था वो बदल गया और उस वास्तविक भाव को, उस मूल भाव को जब प्राप्त करना कवि ने चाहा तो वो किस तरह और भी अधिक पेचीदा और भी अधिक जो है उलझती चली गई। तो इससे आगे के अंश को आज हम पढ़ेंगे। आगे है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और बात भाषा में बेकार घूमने लगी। इसके कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं। धैर्य अर्थात धीरज, बेतरह अर्थात बुरी तरीके से, करतब जो चमत्कार, जो करतब किए जाते हैं उनके लिए कहा गया है। तमाशबीन जो तमाशा देखने वाले हैं अर्थात जो दर्शक वर्ग है या जो पाठक वर्ग है। शाबाशी अर्थात प्रशंसा। चूड़ी मरना अर्थात बात का मुख्य भाव खत्म हो जाना। यहाँ चूड़ी मरने का जो भाव है वो लिया गया है कि किस तरह से जब एक पेंच में एक अलग खाके को लगाया जाता है और ज़बरदस्ती जब उसमें कसा जाता है तो वो उसकी चूड़ी मर जाती है, अर्थात वो टाइट नहीं होता है। ठीक वही बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि उसने बात की पेंच अर्थात अर्थ को समझे बिना बनावटी भाषा का प्रयोग वह करने लगा। कि बात को समझे बिना जो अर्थ है, जो भाव है, उसको कवि कहीं ना कहीं उससे दूर हो गया और उसे समझे बिना जो बनावटी भाषा है उसका प्रयोग वो धीरे धीरे करने लगा। और जब धैर्य खो जाता है तो हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलत होता चला जाता है। और जब कवि ने बनावटी भाषा का प्रयोग शुरू किया, या हम ये कह सकते हैं कि वो जो अलंकारिक भाषा के प्रयोग में डूब गया या कठिन शब्दों का प्रयोग वो करने लगा, तो कवि को ऐसा करते देख जो दर्शक वर्ग था वो उसे प्रोत्साहन देने लगा, उसकी प्रशंसा करने लगा। अर्थात जब हम देखते हैं कि कोई कवि बहुत गूढ़ भाषा का प्रयोग कर रहा है, बहुत कठिन भाषा का प्रयोग कर रहा है, बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो हम लोगों को या पाठक वर्ग को ऐसा लगता है कि ये जो कवि है ये बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि का कवि है। और जब दर्शक वर्ग का या पाठक वर्ग का प्रोत्साहन ऐसे कवियों को मिलता है तो ज़्यादातर कवि जो है उसी परिपाटी पर चलना चाहते हैं। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि जब उसे प्रोत्साहन सुनाई देने लगा, उसे उसकी प्रशंसा सुनाई देने लगी, तो वह उस बनावटी भाषा में और अधिक घूमता चला गया, वो और अधिक भाषा के प्रयोग में फंसता चला गया, दबता चला गया। ठीक है, ये लिखा जा रहा है इसमें
उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। कि जब यहाँ एक उदाहरण पेंच का लिया गया है कि जब हम किसी पेंच को किसी गलत खाके में लगाते हैं, क्योंकि हर पेंच के लिए उसका एक खाका निश्चित होता है, निर्धारित किया जाता है कि ये जो पेंच है इसी खाके में डाला जाएगा, और अगर किसी पेंच को गलती से गलत खाके में लगा दिया जाता है तो समझदारी इसी में है कि हम उस पेंच को वापस निकाल लें। लेकिन यहाँ जब वाहवाही सुनाई दे रही थी, प्रशंसा सुनाई दे रही थी, तो कवि ने उस पेंच को बाहर निकालने की बजाय बेतरह, अर्थात ये कह सकते हैं बड़ी बुरी तरीके से उस पेंच को जो कवि है वो कसता चला जा रहा था। अर्थात भाषा से बाहर निकलने की बजाय वो भाषा के दुरूह प्रयोग में, उसके आडंबर युक्त प्रयोग में जो है वो फंसता चला जा रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। और कवि कहता है कि जिसका कवि को डर था, परिणाम वही हुआ। बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कि जैसे पेंच के साथ जब ज़बरदस्ती करने पर उसकी चूड़ी मर जाती है, उसी प्रकार शब्दों के जाल में फंसकर कवि की बात का जो प्रभाव था, जो भाव था, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो गया। वह बनावटीपन में खो गई और निरर्थक और उद्देश्यहीन सी हो गई। अर्थात जिस मूल कथ्य को लेकर के कवि ने उस कविता को लिखा था, उस भाव को लिखा था, वो भाषा कहीं ना कहीं जो है उद्देश्यहीन हो गई, वो बिना किसी अर्थ के हो गई, और जो कवि का जो भाव था वो कहीं ना कहीं नष्ट हो गया। तो यहाँ पर जो कवि है वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भाषा को सहजता से, सरल तरीके से उसका प्रयोग करना चाहिए, और उसे किसी भी तरीके से जो उसके आडंबरपूर्ण जो प्रभाव है या प्रभावी भाषा का प्रयोग करने के चक्कर में हमें अपने भाव से अलग नहीं हो जाना चाहिए। इस काव्य से संबंधित काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं, भाव हम देख लेते हैं कि कवि यहाँ पर धैर्यपूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दे रहा है। ठीक है, कि अगर हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम अपने कार्य में कुशल होते हैं, हम अपने कार्य को सुधार लेते हैं। पर वहीं अगर धैर्य हमारा खो जाता है तो कवि की भांति हम उस भाषा के जंजाल में फंसते चले जाएंगे। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत देखते हैं, वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। बेतरह विशेषण का प्रयोग बहुत ही सटीक किया गया है। पेंच कसना बिंबात्मक प्रयोग से कथ्य को काफ़ी प्रभावी बनाया है कि पेंच का कसना, शाबाशी सुनाई देना, वाह वाह सुनाई देना। तो यहाँ पर चाक्षुबिंब और जो श्रव्य बिंब है वो यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। उसके आगे है बेतरह, करतब, तमाशबीन, साव आदि उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। कि काव्य में जो उर्दू शब्द हैं उनका भी बहुलता से प्रयोग कवि ने किया है। छंद की बात करें तो मुक्तक छंद है, और जो बोली है काव्य की वो खड़ी बोली है। आगे चलते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो यहाँ पर जब कील का उदाहरण ले रहे हैं, पेंच का उदाहरण ले रहे हैं, तो उसके उदाहरण के माध्यम से ही मैं इस बात को आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम किसी अलग पेंच में कील को या खाके में पेंच को लगाते हैं तो, और जब उसे कसते चले जा रहे हैं, वो नहीं कस रहा है और हम परेशान हो गए हैं कि वो उस खाके में लग जाए, हम उस पेंच को उस खाके से बाहर भी नहीं लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर लाएंगे तो कहीं ना कहीं जो देखने वाले हैं वो हमें ये कह देंगे कि हमने सही पेंच का इस्तेमाल या खाके का इस्तेमाल नहीं किया। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि व्यक्ति जो है
उस शाबाशी, उस प्रसन्नता को जब वो सुनता है तो उसे लगता है कि अगर वो अपनी गलती का एहसास यहाँ बताएगा तो शायद उसकी प्रशंसा ख़त्म हो सकती है, लोग वाहवाही ना करें। तो वही हाल यहाँ पर इस वक्त कवि का हो रहा है कि जब हर पर कोशिश करके वो हार गया तो उसने क्या किया, उस पेंच को कील को या पेंच को जो हथौड़ी लेकर उसे वहीं पर ज़ोर से ठोक दिया। देखिए यहाँ पर एक दिखाना चाहूँगी, नवीन उपमानों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। पेंच, हथौड़ी, ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए किस तरह से उस पेंच को ठोकने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये देखिए सारे ये खांचे जो होते हैं पेंच के, वो निर्धारित होते हैं कि किसी एक खांचे में उसे लगाया जाए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि हार कर कील की तरह उस पेंच को मैंने वहीं पर ठोक दिया। अर्थात कवि कहता है कि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया तो उसने बात रूपी पेंच को, यहाँ देखिए पेंच को बात या बात को पेंच का रूप दिया गया है, ठीक है। तो पेंच कसना यहाँ पे रूपक अलंकार भी है। बात रूपी पेंच को वहीं कील की तरह ठोक दिया। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी। बात को पेंच को कील की तरह ठोक देने का मतलब है जो काव्य कवि ने लिखा, जो कविता कवि ने लिखी, उसे वहीं के वहीं जैसे कि तैसे स्थायी रूप में छोड़ दी। और ऐसी स्थिति में जो कवि की अभिव्यक्ति थी वो बाहरी तौर पर देखने पर या बाहरी तौर पर पढ़ने पर कविता की भांति लग रही थी, काव्य की भांति लग रही थी, लेकिन उसमें भावों की गहराई नहीं थी। अर्थात उसमें भाव नहीं थे, भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी, कविता प्रभावहीन हो गई थी। अर्थात उसमें भाव नहीं था, शब्दों का जो सामंजस्य था या जो शब्दों का चयन किया गया था उसमें ताकत नहीं थी, और जो काव्य था वो किसी प्रभाव से प्रभावी नहीं था, वो प्रभावहीन हो गया था। तब बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह कवि के साथ खेल रही थी, यहाँ देखिए बात को एक शरारती बच्चे का रूप दिया गया है। यहाँ पर बात का मानवीकरण किया गया है कि कवि ये मानता है कि जो बात थी, जो भाषा थी, वो एक शरारती बच्चे की भांति उसके साथ खेल रही थी। और जब कवि अपने इन सभी प्रयासों से वो फेल हो जाता है या ये कह सकते हैं हार जाता है, और तो पसीना पोंछते हुए कवि से वह बात पूछती है कि क्या कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना कवि ने नहीं सीखा है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कविता के लिए सहज, सरल और संप्रेषणीय भाषा का चुनाव करना ही सही रहेगा, और यही आग्रह जो है कवि हमारे साथ कर रहा है कि जितनी काव्य की भाषा सरल, सहज और संप्रेषणीय होगी, अर्थात सामने वाले को समझ आने वाली होगी, उसका प्रभाव उतना ही अधिक पड़ेगा। भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है भाव के अनुसार भाषा को चुनना, ठीक है, कि जो भाव है उसके अनुसार ही भाषा का चयन हमें करना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भाषा केवल एक माध्यम है। वास्तविक जो उद्देश्य होता है हमारा, वो होता है अपने भावों को स्पष्ट करना, अपने भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करना, जो कविता की सार्थकता का अनिवार्य आधार है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो ये कहता है कि अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें सरल, सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो पाठक वर्ग की समझ में आ जाए। हमें तमाशबीनों के लिए या वाह करने वालों के चक्कर में पड़कर किसी भी प्रकार से आडंबर युक्त भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या ऐसी दुरू भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि पाठक वर्ग को समझ में ना आए, क्योंकि जो काव्य लिखा जा रहा है वो पाठक वर्ग को समझाने हेतु ही लिखा जा रहा है। चलिए इस अंश का काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं। भाव की अगर बात करते हैं तो कवि ने भाषा की सहजता की बात की है कि भाषा को सहज और सरल तरीके से अभिव्यक्त किया जाए।
वहीं आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग्य किया है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हम देखते हैं बात का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, बात को क्या कहा गया था? शरारती बच्चे की तरह कवि के साथ खेल रही थी, तो बात का मानवीकरण किया गया है। कील की तरह और शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। ठीक है, कील की तरह और शरारती बच्चे की तरह, तो जहाँ पर उपमा आ जाती है, तुलना आ जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार है। जोर ज़बरदस्ती, पसीना पहुँचना, इनमें अनुप्रास अलंकार है। पसीना पहुँचना मुहावरे का प्रयोग भी है कि परेशान हो जाना या दिक्कत होना, या परेशानी के अंतर्गत जब हम आते हैं, परेशानी का सूचक हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, पसीना पहुँचना अर्थात परेशान होना। छंद मुक्त छंद है और काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली है, मुक्त छंद है। ठीक है, शैली भी हम ये कह सकते हैं लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया गया है। बात का मर जाना, बात की चूड़ी मरना, ये सब के सब जो है मुहावरों का प्रयोग किया गया है। भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंसना, भाषा को उलटना पलटना, ठीक है, तमाशबीनों की वाहवाही, ये सारे के सारे जो हैं चाक्षुष बिंब हैं। काव्यांश का संदेश हम ये कह सकते हैं कि कवि सरलता की बात कर रहा है, सहजता की बात कर रहा है। काव्य में सरलता और सहजता के आधार पर ही हमें जो है अपने शब्दों का चयन करना चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति करनी चाहिए। तो आज हमने बात सीधी थी पर कविता से का अध्ययन किया, उससे संबंधित व्याख्या को हमने समझा और काव्य में आए हुए काव्य सौंदर्य को, शिल्प सौंदर्य को हमने पढ़ा, हमने उनकी जानकारी हासिल की। कल की कक्षा में इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर को हम यहाँ पर साझा करेंगे और उसके साथ ही कुछ अतिरिक्त प्रश्न और अर्थजन संबंधित प्रश्नों की भी बातचीत अगली कक्षा में हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।